श्रीलंका के जो चुनाव हुए हैं और उसके जो नतीजे आए हैं, वो एक ऐसे नतीजे हैं कि जिसने सारी दुनिया को अचंभित कर दिया है। और मोदी जी जो अमेरिका गए हैं और मोदी जी के साथ जो मामला हो रहा है, उससे भी सारी दुनिया जो है वो आश्चर्यचकित है। तो मैं चाहूँगा कि ये 2 विषय पर जो है वो कुछ बातें आपके सामने रखूँ। जी, देखिए, श्रीलंका में 2022 के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति आई और वो जनता की क्रांति थी। उन्होंने जो है वहाँ के बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जैसे महिंद्रा राजपक्षे जो वहाँ प्रधानमंत्री थे, उनको भागने पे मजबूर कर दिया वहाँ की जनता ने। और वो उनका भाई जो है वो अध्यक्ष था, मतलब राष्ट्रपति था, गोटाबाया राजपक्षे, तो उसके महल में घुस गई पब्लिक और वो दोनों भाई जो है वो भाग गए और उसके बाद रानिल विक्रमासिंघे के हाथ में सरकार दी गई, कमान दी गई। सर पूरा जो है मुल्क देश डिफ़ॉल्ट हो चुका था। 2.9 बिलियन डॉलर का जो है वो बेल आउट उनको लेना पड़ा, इसलिए कि सारी दुनिया ने सप्लाई बंद कर दी थी। तो रानिल विक्रमासिंघे ने पिछले 2 सालों में कुछ सिचुएशन को सँभाला। उसके लिए उनको बड़े-बड़े टैक्स लगाने पड़े। अब उनको उन्होंने सोचा कि मैंने जो कुछ किया है, चलो जनता से इसके बारे में कंसेंट ले लिया जाए और फिर जो मैंने जो पॉलिसी इख्तियार की है, उसके बारे में भी उसको जारी रखने के लिए ये एक बार लोग मुझको जिता देंगे, तो मैं कह सकूँगा कि भाई जनता ये चाहती है और मैं जो कुछ कर रहा हूँ, वो लोगों की इच्छा के अनुसार। तो अब वहाँ पे चुनाव हुए, तो चुनाव में आप समझ लीजिए कि 38 कैंडिडेट थे, लेकिन 35 को तो कोई नहीं जानता। 2 कैंडिडेट जो है, एक तो रानिल विक्रमासिंघे जो सत्ता में थे और एक साजिद प्रेमदासा जो कि विपक्ष के जो है नेता थे। ऐसा लगता था कि इन दोनों में से एक आ जाएगा और अगर इन दोनों में से एक आ जाता तो कोई हैरत की बात नहीं थी। लेकिन एक और उम्मीदवार थे, अनुरा कुमार दसानायका। वो जो है वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर है, वामपंथी लीडर है। तो कुछ लोग उनकी तरफ भी ध्यान दे रहे थे और आप समझ लीजिए कि पिछले चुनाव में उनको 4% भी वोट नहीं मिला था। लेकिन आज वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। ये कितनी बड़ी बात है कि जो आदमी पिछली बार 4% वोट नहीं पा सका, वो आज जो है वो राष्ट्रपति बन गया। और वो भी कोई मामूली नहीं है। पहला वहाँ 2 राउंड का चुनाव वो हुआ, अगर 50% नहीं होगा तो दोबारा सेकंड वो गिना जाता है। तो पहला जब गिनती हुई, तो अनवरा को जो है वो 39% वोट मिला और प्रेमदासा को 35% और जो बेचारे सत्ता में थे रानिल, वो जाकर के तीसरे नंबर पे पहुंच गए। फिर जब दूसरी गिनती हुई यानी सेकंड वोट भी गिना गया, तो जो है वो ये जीत गए। आपको याद होगा 70 और 80 के दशक में वहां पर जो है वो वामपंथियों ने बहुत बड़ी सशस्त्र क्रांति की कोशिश की थी और उसमें 80,000 लोग मारे गए थे। ये कोई बड़ा देश नहीं है, वहाँ की टोटल आबादी 2 करोड़ 20 लाख है। उसके अंदर 80,000 लोग जो है वो मारे जाएँ, तो ये एक बहुत बड़ा वो था और पूरी तरह से वामपंथी जो आंदोलन है उसको इन लोगों ने कुचल दिया था। और लोग ये सोचने लगे थे कि अब ये कभी नहीं उभरेगा। लेकिन जिनके अंदर हौसला होता है, जिनके अंदर हिम्मत होती है, जो हताश नहीं होते, जो निराश नहीं होते, जो अपने मकसद को हासिल करने के लिए, अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए लड़ते हैं, उनको जो है वो कामयाबी मिलती है। और ये बात आज साबित हो गई। ये जो जो जीते हैं अनुरा कुमार दसानायका इससे, कि कभी भी जो है वो इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। उन्होंने जीतने के बाद जो बात कही वो ये है कि शतकों का जो सपना है वो साकार हो रहा है और हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। 13 लाख वोटों से जीतने के बाद उन्होंने ये बात कही। इस सिलसिले में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो महिंद्रा राजपक्षे थे और गोटाबाया राजपक्षे थे, इन्होंने बिल्कुल अपने मोदी और शाह की तरह से वहाँ पर भी जो है वो बौद्ध धर्म सिन्हाला जो है वो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, उनके और मुसलमानों के बीच में लड़ाई लगा दी। और एक वहाँ लीडर था गला गोडसे गनसारा, जो बौद्ध लीडर है, समझो अपने विश्व हिंदू परिषद के जैसे सरफिरे होते हैं,
गिरिराज सिंह जैसे, वो आदमी को कोर्ट ने सजा दी 6 साल की। तो उसने क्या किया कि उसको छोड़ दिया, उस वक़्त के एक जो वो मैत्रीपाला सिरिसेना ने उसको माफ़ कर दिया 9 महीने के बाद। और महिंद्रा राजपक्षे ने उसको जो सामाजिक सौहार्द की कमेटी बनाई गई थी, धार्मिक सौहार्द की, उसका चेयरमैन बना दिया। यानी जो आदमी धार्मिक लड़ाई लगा रहा है, उसी को चेयरमैन बना दिया। अभी इस अप्रैल में उसको दोबारा सज़ा हुई 4 साल की और उसको जो है वो 1 लाख रुपया उसके ऊपर जुर्माना हुआ। अब ये चुनाव हुए हैं, इसमें आप ये देखिए कि एक तो हिंद बौद्ध और मुसलमानों का लड़ाई लड़ा गया इन्होंने। उससे पहले तमिल और सिनाला का जो एलटीटीई की वजह से जो दूरी थी, वो है। तो ये लोग जो है राजदीप महिंद्रा, ये लोग सब लोगों को लड़ा-लड़ा के अपनी राजनीति चला रहे थे। लेकिन अब जो अनोरा कुमार दसानायके आए हैं, उन्होंने अपने पहले भाषण में एक बात कही कि ये जो है वो सभी लोगों की जीत है। सिन्हालियों की जीत है, तमिलों की जीत है, मुसलमानों की जीत है और श्रीलंका के सारे लोग जो मिल-जुल के सदियों से रहते रहे, यानी सदियों से सब लोग मिल के रहते थे। इन लोगों ने जो बीच में लड़ाई लगाई और उसकी वजह से जो आपस में नफ़रत का बाज़ार गर्म हुआ, तो आज वो हार गया श्रीलंका में। लोगों ने उसको नकार दिया और इस बात की उम्मीद है कि ये जो बड़ी क्रांति आई है, इसकी वजह से श्रीलंका में लोग अमन-ओ-अमान के साथ पहले की तरह रहेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत अहम घटना है और भारत के भी जो लोग यहाँ पे लड़ाओ और राज करो की राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए भी इसमें ये धड़ा है, सबक है कि अगर तुम ये करोगे तो महिंद्रा राजपक्षे की तरह और गोटाबाया की तरह से तुमको भागना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जनता उन लोगों को लाएगी जो कि सब लोगों को साथ में मिला के रखना चाहते हैं। आखिर में मैं 1-2 बातें कहना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल वहाँ गए हुए हैं अमेरिका। तो देखिए अमेरिका जाने से पहले 2 डेवलपमेंट हुए। पहला डेवलपमेंट तो ये हुआ कि वहाँ पर वो जो पुन्नू नाम का एक उसको खालिस्तानी कहते हैं और हमारे यहाँ आतंकवादी भी उसको कहा गया है। उसका एक को केस चल रहा है। तो उसमें वहाँ की एक अदालत ने जो है, वो भारत के कुछ लोगों को सम्मन भेजा और उसके अंदर अजीत डोभाल भी शामिल, यानी अजीत डोभाल के खिलाफ सम्मन। अब प्रधानमंत्री मोदी क्वाड की मीटिंग में जा रहे हैं, जहाँ पर के सुरक्षा का मामला होगा और हमारे जो सुरक्षा के वो हैं, एनएसए हैं, अजीत डोभाल, उनके खिलाफ सम्मन निकला हुआ है। तो वो जो है वो प्रधानमंत्री के साथ जा नहीं सकते, इसलिए कि अगर वो जाएँगे तो उनको पुलिस पकड़ के कोर्ट में हाज़िर कर देगी। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि अजीत डोभाल के खिलाफ सम्मन निकलना और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ। उसके बाद आप ये देखें कि प्रधानमंत्री पहुँचे, तो जो बाइडेन उनको अपने घर ले गए, वो बाकी 4 जो लोग आए क्वाड के उनको भी अपने घर ले गए। लेकिन उसी वक़्त जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर सिख परिवारों को बुलाया गया और उससे जो है वो बाइडेन प्रशासन ने बात की और उनसे कहा कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। यानी बिल्कुल जो विपरीत जो संदेश है, वो दिया गया। और तीसरी बात ये हुई कि जब प्रधानमंत्री वहाँ पे गए, एक-एक से वो मिल रहे थे, तो पहले उन्होंने बाकी लोगों का जापान और ऑस्ट्रेलिया के लोगों से मिलने से पहले ही ट्वीट कर दिया, एक्स कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए पहले नहीं किया, बाद में किया और उनका नाम भूल गए। ये बड़ी हँसी की बात है कि स्टेज के ऊपर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि हू इज़ द नेक्स्ट, इसके बाद कौन है? इसकी एक वजह तो ये है कि जो बाइडेन की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और वो बहुत ज़्यादा भूलने लगे हैं। लेकिन दूसरी वजह ये है कि जो प्रधानमंत्री अपने आप को विश्व गुरु कहता है, उसको वो स्टेज पे मौजूद है और उसका जो मेज़बान है उसको उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है ये कह रहे हैं कि जो बाइडेन ने जानबूझ के ऐसा किया। उसकी वजह ये है कि आप देखिए भारत की जो कूटनीति है, विदेश नीति है, इसके अंदर हम एक साथ 2 कश्ती में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हम क्वाड में हैं जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है और ये क्वाड फ्रांस है और ये क्वाड इसलिए बनाया गया है ताकि चीन को नियंत्रित किया जा सके। और दूसरी तरफ हम ब्रिक्स में हैं। ब्रिक्स में जो है वो चीन उसका सर्वेसर्वा है और बाकी।
तो इस तरह से 2 कश्तियों में सवार होने की वजह से हम रूस को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, यूक्रेन को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नतीजा ये निकल रहा है कि दोनों लोग हमसे नाराज़ हो गए। ब्रिक्स में ईरान है, वो भी हमसे नाराज़ है। रशिया है, उसके सामने आपने देखा कि एक किनारे पे अजीत डोवल बैठे हुए थे और अमेरिका में गए तो उन्होंने जो है वो ज़ख्मों पे नमक डालना शुरू कर दिया। तो कूटनीति में ये होता है कि आप पॉलिसी तो बदल सकते हैं। आप हमेशा एक कैंप में रहे ज़रूरी नहीं है। आपको अगर लगता है कि रशिया के साथ सच्चाई है, तो आप उसके साथ जाइए और आप जो है वो क्वाड में अगर आपको लगता है कि रहना ज़रूरी है, तो उसके साथ रहिए। लेकिन एक वक़्त में एक जगह रहिए। तो कम से कम ब्रिक्स वाले इज़्ज़त करेंगे या कम से कम क्वाड वाले इज़्ज़त करेंगे। लेकिन अगर आप एक साथ दोनों को खुश करने की कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री अगर जाके अमेरिका में ये कहेंगे कि ब्रिक्स किसी के खिलाफ नहीं है। अगर ब्रिक्स चाइना के खिलाफ नहीं, अगर ब्रिक्स जो है वो उसके खिलाफ क्वाड नहीं है, तो क्वाड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से हमारी जो विदेश नीति है, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो उसका आप कह सकते हैं कि सत्यानाश कर दिया है और इसकी वजह से उनकी उपेक्षा हो रही है और जब उनकी उपेक्षा होती है तो चूँकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो कुछ न कुछ असर जो है वो भारत की प्रतिष्ठा पे भी पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको जो है वो इसका जायज़ा लेना चाहिए और किसी एक तरफ जा कर के वहाँ पर ताकत के साथ अगर क्वाड के साथ रहना है तो क्वाड के साथ रहें, अगर जो है वो ब्रिक्स के साथ रहना है, ब्रिक्स के साथ रहें। लेकिन इस तरह से 2 कश्तियों में अगर वो सफ़र करेंगे, तो फिर ये है कि वो किसी एक को भी खुश नहीं कर सकेंगे। आपने वो शेर सुना होगा, ना खुदा ही मिला, ना विसाल-ए सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। तो इस तरह का मामला जो है आजकल हमारे प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है। ये अफ़सोसनाक है। उम्मीद है कि आगे आगे चल के वो इसको ठीक करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया सलीम भाई। श्रीलंका के अंदर जो घटनाएं हो रही है, निश्चित रूप से उसका भारत पर असर होगा। देश की सरकार को भी उससे सीखने की जरूरत है, सबक लेने की जरूरत है और भारत की जनता को भी उससे सबक लेने की और सीखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका के अंदर जनता ने सड़क पर मोर्चा संभाला सत्ता के गलत उपयोग के, उसी तरह से नफरत की राजनीति जो सत्ता के केंद्र से चल रही है हमारे यहाँ पर, उसके खिलाफ भी जनता मोर्चा लेगी।